Good evening, everyone. Assalamu alaikum. I hope so. Everyone is doing great. As we discussed in our first podcast, the first and second trimester of pregnancy, today we are here to discuss the final and the third trimester of pregnancy. And for that, we have again Miss Fozia Ambar Qureshi. How are you, Miss? How are you, Doctor? Thank you so much, Manur. I'm good. जैसा कि आपको हमने फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर के लिए इतना डिटेल बुलाया, आज जो एटमोस्ट और फाइनल ट्राइमेस्टर है उसके लिए आप कैसा फील कर रही हैं? हाँ, थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी हर लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, पेशेंट और उनकी फैमिली के हिसाब से भी, डॉक्टर के हिसाब से भी और मेडिकल केयर के हिसाब से भी। इसमें नंबर ऑफ़ विजिट्स भी ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ़ टेस्ट्स भी ज़्यादा होते हैं और बेबी की ग्रोथ जो पैटर्न है या जो ग्रोथ स्पीड है वो भी ज़्यादा है, बॉडी में चेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एंड सेकंड में तो हमने वो सारे जो नॉर्मल फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं पूछे। थर्ड के बारे में हम ये कहेंगे कि इसमें जो स्ट्रेसफुल क्वेश्चंस हैं वो आज ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जो अगर हम फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात करें तो उसमें तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लड़कियों को होता है क्या होगा, अब कैसे होगा। तो आज हमारे ये कब और कैसे वाले क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। तो पहले तो हमारा क्वेश्चन ये होगा, ये थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट कब होता है, किस वीक से लेकर किस वीक तक? जी, पेशेंट्स महीनों में गिनती हैं और डॉक्टर्स वीक्स में गिनती हैं। जो पेशेंट्स के लिए 7वां, 8वां और 9वां महीना थर्ड ट्राइमेस्टर है, जबकि डॉक्टर्स के हिसाब से 27 वीक्स ऑनवर्ड्स टिल डिलीवरी थर्ड ट्राइमेस्टर है। और थर्ड ट्राइमेस्टर ये वो पीरियड है जिसमें बेबी इज़ वायबल, मींस बेबी हैज़ अ पोटेंशियल टू बी बॉर्न अलाइव। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्री टर्म लेबर नहीं होनी चाहिए आइडियली स्पीकिंग। 37 कंप्लीटेड वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले अगर बर्थ होती है तो दैट इज प्री टर्म बर्थ, एंड वी नोबडी वांट्स अ प्री टर्म बर्थ, एंड दैट इज आल्सो डेंजरस एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर द बेबी। उसके नियोनेटल सर्वाइवल का मसला बन जाता है। इसलिए आफ्टर 37 कंप्लीटेड वीक्स अगर बर्थ हो जाए दैट इज टर्म बर्थ एंड दैट इज कंसिडर्ड गुड। एंड और क्या वजूहात हैं कि 37 वीक से पहले डिलीवरी के चांसेस हों? वजूहात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब हम इस पॉडकास्ट के स्कोप से तो बढ़कर हैं, लेकिन स्टिल मैं सिर्फ अगर आपको समरी सी बताना चाहूँ तो वो ये कि ऑल इंटेंस मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी, जैसे बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर, ख़तरनाक हद तक बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल डायबिटीज़, प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस जिसमें कि पानी पेट में बहुत ज़्यादा भर जाना, और इन्फेक्शंस जिसमें यूरिन के इन्फेक्शंस, वजाइना के इन्फेक्शंस, प्रेगनेंसी के दौरान मदर को होने वाले डिफरेंट इन्फेक्शंस और यूट्रस की एबनॉर्मेलिटीज़, ये कुछ कॉमन रीजंस हैं। और एक रीज़न ये भी है कि कोई रीज़न ना हो और फिर भी नेचुरली कुछ हो जाए और जिसकी वजह से प्रीमेच्योर बेबी और प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हों। चलें, ये तो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपने हमें कॉमनली बता दिए। इसमें हम स्टार्ट करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में। जो सबसे पहले एक सिम्टम कह लें शो होना शुरू होता है, ज़्यादा केक्स और ज़्यादा मूवमेंट। अगर ये केक्स और मूवमेंट पेनफुल हों तो इसके बारे में कोई फिक्र की बात है या दिस इज़ नॉर्मल? बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया और ये वाकई एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। मूवमेंट्स बेबी की 28 वीक्स के बाद से ज़्यादा ही होती हैं और इतनी ज़्यादा होती हैं कि यूजुअली पेशेंट्स काउंट नहीं कर रही होती हैं। और 35 वीक्स कंप्लीट होने के बाद बेबी की मूवमेंट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती हैं, इसलिए कि अब उसकी बेबी की इतनी ग्रोथ हो गई है, 2.5 kg के अराउंड बेबी का वेट है या इससे ज़्यादा, कि उसके पास फुल मूवमेंट की तो जगह नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है ना एरिया, लेकिन पेट में जगह तो नहीं है, लेकिन उसने फिर भी कम से कम 10 से 15 मूवमेंट्स पर डे हो जाए तो ये गुड एंड विद द कंपैरिजन ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर। हाँ, सेकंड ट्राइमेस्टर में तो हम कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट काउंटिंग पे तवज्जो नहीं दे रहे होते। तो लेकिन अगर पेनलेस होनी चाहिए मूवमेंट्स, तो जिन पेशेंट्स को पेनफुल मूवमेंट्स होती हैं वो शायद मदर्स की पर्सनैलिटी ज़्यादा सेंसिटिव है या उनके यूट्रस ज़्यादा इरिटेबल है। नॉर्मली बेबी की मूवमेंट्स पेनफुल नहीं होती। जिनके पहले से यूट्राइन सर्जरीज हो चुकी हों उनको अगर मूवमेंट पेनफुल हो तो वो मे बी के जहाँ पे यूट्रस पे स्कार्स हैं वहाँ पे सेंसिटिव है एरिया, जिसकी वजह से इट माइट बी अ रिस्क और नॉट।
हाँ, कुड बी अ रिस्क, लेकिन उसके लिए डॉक्टर से चेकअप करवा लेना और ज़रूरी है कि, और रीअश्योरेंस देना कि एवरीथिंग इज़ ओके, सो शी नीड्स कंसल्टेशन इफ मूवमेंट्स आर। ठीक है, ये मूवमेंट और किक्स का क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन में अगर जाएं तो ये आपने फर्स्ट में भी सुना होगा, सेकंड में भी, ये मैंने पूछा भी था, मुझे याद भी है। लेकिन एक्सरसाइज के बारे में अगर पूछें तो फर्स्ट और सेकंड जैसे हमने डिस्कस किया कि ज़रूरी भी है और नहीं भी, ना भी करें तो ओके है। लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में आकर कुछ लोग बहुत कहते हैं कि एक्सरसाइज होनी चाहिए। जैसे कि हमारी अगर थोड़ा सा पुराने ज़माने में चले जाएं तो माएँ कहती हैं कि आप ऐसा किया करें कि झाड़ू पोछा शुरू कर दें। तो क्या ये बात ठीक है, एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है कि नहीं, और अगर करनी है तो कब से स्टार्ट करनी है? देखिए, लाइट एक्टिविटी और रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और रेगुलर वॉक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये तो रिकमेंडेड है इररिस्पेक्टिव ऑफ द गेस्टेशनल एज, कौन सा भी ट्राइमेस्टर है। जो पर्टिकुलरली अगर आप उन एक्सरसाइजेस की बात करें विच आर प्रिपेयरिंग अ वुमन फॉर नॉर्मल डिलीवरी, तो वो 36-37 वीक्स कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट करनी, यानी कि 9वें महीने में, आफ्टर 37 वीक्स। हाँ, आफ्टर 36 वीक्स के से बाद पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग, और इस पर हमने 12 बात की है। डिफरेंट मेरी और भी वीडियोस हैं इसी चैनल पे जिस पे कि हमने बार बार फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में बात की है। और जो द बेस्ट एक्सरसाइज इज़ दी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और एरोबिक एक्सरसाइज एंड डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक। एक्सरसाइज से ना सिर्फ ये कि मस्कुलर पेन्स ठीक होती हैं, बल्कि खाना हजम करने में मदद मिलती है। खाने के फ़ौरन बाद अगर लाइट वॉक किया जाए तो ज़रा स्टमक की एम्प्टिंग में मददगार होता है, एसिडिटी कम होती है, बहुत बेनिफिट। क्योंकि कुछ लोग ये भी सोचते हैं एक्सरसाइज करते हुए अगर गिर गए, इसी शुबे से वो लोग करते ही नहीं हैं, वो औरतें नहीं करती कि कहीं हमें हो ना जाए, और फिर सी सेक्शन की तरफ जाने का ज़्यादातर हो जाता है। नेचुरल बर्थ के लिए आपके ओपिनियन में एक्सरसाइज इज़ अ कंपल्सरी थिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं लेबर पेन के क्वेश्चंस की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेबर पेन से बहुत सी लड़कियां डरती भी हैं और जिसकी वजह से वो नॉर्मल डिलीवरी को अवॉइड करती हैं, ऐसा क्यों है? हाँ, ये तो मेरे पास इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं है कि ऐसा क्यों है। हम चाहते हैं कि हम इस पॉडकास्ट में लड़कियों को थोड़ा उनका हौसला बढ़ाएं कि दे शुड मूव टू द नेचुरल यानी कि नॉर्मल बर्थ। लेबर पेन या जो ज़चगी के आलम में जो दर्द है वो कंसिडर किया जाता है कि वो दुनिया में जितनी भी दर्द आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंटेंस वैरायटी की और ये है। कुछ ऐसे आप कह लें डायलॉग्स हमारी सोसाइटी में बन चुके हैं जो लड़कियों को पहले इतना स्ट्रेसफुल कर देते हैं कि वो कहती हैं कि हम तो नहीं जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ आप एज अ डॉक्टर इस पॉडकास्ट के ज़रिए ऐसा मैसेज दें कि लड़कियाँ एम्पावर हों नेचुरल बर्थ की तरफ और सी सेक्शन अवॉइड किया जाए। टेक्निक्स हैं अवेलेबल, पेनलेस डिलीवरी के लिए भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, प्रेगनेंसी में गहरे सांस लेना और डीप ब्रीद इन एंड स्लो एक्सहेल आउट वाली जो इस तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, उनसे आपका माइंड का फोकस हटता है पेन की तरफ से और ज़्यादा सांस की एक्टिविटी पे आता है, जिससे कि ये पेन रिलीविंग, इफेक्टिव पेन रिलीविंग टेक्निक्स हैं। क्या हम अभी इस पॉडकास्ट में एक थोड़ी सी कर सकते हैं? आप कह लें कि आप मुझे बताएं और मैं करूं और हमारे व्यूअर्स को पता चले, क्योंकि आई थिंक दिस इज द मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। तो शुड वी ट्राई राइट नाउ? चलें, ठीक है, आप स्टार्ट करें, गहरा सांस लें और कितने टाइम तक ये भी बताइएगा। आपने जितनी देर कंप्लीट इनहेलेशन यानी गहरा सांस लेना है, आपने अपने अंदर 10 गिनना है, गिनती गिननी आहिस्ता आहिस्ता, 1 2 3 स्टार्ट करते हैं फिर। और फिर उसके बाद जब एक्सहेल करना शुरू करना है वो भी मुंह बंद करके नाक से एक्सहेल करना है। इनहेल करते हुए मुंह से सांस अंदर लेके जाना है, एक्सहेल करते हुए नाक से सांस बाहर निकालना है और फिर काउंटिंग करनी है। चलें स्टार्ट करें। 1 2 नहीं, सांस अंदर ले जाते हुए मुंह से खोल के सांस लेना है, ठीक है? चलें ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आहिस्ता आहिस्ता मुंह बंद करके नाक से हल्के हल्के सांस बाहर निकालना है और फिर काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4
एंड आपने किया है, ये बहुत अच्छा, ये इस एक्सरसाइज से के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। और अगर आप ये रिपीटेड करते रहते हैं तो इट इज़ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन एज वेल, जिससे कि आप अपने स्ट्रेस लिविंग एज वेल, स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज एज वेल। ठीक है, ये हमारे हो गए लेबर पेन से रिलेटेड, आपने काफ़ी कर दिया। इसके बाद एक आजकल सुनने में आ रहा है एपिड्यूरल इंजेक्शन है जिसकी वजह से लेबर पेन कम होती है। ये क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं और कैसे इसको लेना चाहिए और ना लेने के इसके क्या जी तासुरात है? थैंक यू महानूर। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के ऊपर भी मेरी इसी यूट्यूब चैनल पे डिफरेंट और भी वीडियोस हैं, लॉन्ग वीडियोस भी हैं, शॉर्ट्स भी हैं। तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया एक आम अल्फाज में बहुत इफ़ेक्टिव पेन रिलीविंग टेक्निक है, जिसमें के पेशेंट के स्पाइन में, यानी कि जो बैक है, बैक बोन में दो मोहरों के दरमियान में जो सॉफ्ट टिश्यू है, उस टिश्यू में से एक बारीक सी नीडल, बहुत ही इतनी बारीक होती है कि वो बिल्कुल मतलब आम इंजेक्शन नीडल से भी ज़्यादा बारीक होती है, उसके ज़रिए कुछ दवा की मिकदार पहुंचाई जाती है, जिससे कि पेट और उससे निचला जो धड़ है उसमें से आने वाली जो पेनफुल सेंसेशन है वो ख़त्म हो जाती हैं। जब लेबर पेन आती है तो दबाव तो महसूस होता है लेकिन पेनफुल नहीं होता। इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो वैसे ये सारी फर्स्ट वर्ल्ड में, यानी कि जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, तमाम ने एपिड्यूरल एनाल्जेसिया को बड़ी अच्छी तरह अपनाया है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म ये है कि शायद ये लेबर को प्रोलॉन्ग करता है ये टेक्निक। दूसरा ये कि जाहिर है इसके लिए आपको पूरी कंप्लीट हॉस्पिटल सेटिंग, एनेस्थीसिया कंसल्टेंट, आईसीयू केयर और इफ़ नॉट आईसीयू केयर वेल इक्विप्ड लेबर रूम चाहिए, जिसमें कि और साथ सपोर्ट स्टाफ चाहिए। अगर एपिड्यूरल पेशेंट को ऑफ कोर्स होम बर्थ में या किसी स्मॉलर सेटअप्स में तो नहीं आप कर सकते, और इट इज इसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। गायनाकोलॉजिस्ट को पसंद है एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, इसलिए कि उससे एक्चुअली मेन क्वेश्चन यही था कि डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं, आर देयर एनी रिस्क फैक्टर्स और नॉट? डॉक्टर्स रिकमेंड करती हैं बस ये कि अर्ली लेबर में ना लगवाएं, बल्कि जब एटलीस्ट सर्विक्स की डायलिटेशन, यानी जो बच्चेदानी का मुंह है उसका मुंह कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर तक ओपन हो गया हो और रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हो, तब एपिड्यूरल लगे तो ये बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, ये इंजेक्शन के भी हमारे ये तासुरात जो थे लोगों पे बने हुए कि पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि ये लगना भी इम्पोर्टेंट है कि नहीं। अब इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरी लिहाज से है, अगर 40 वीक्स कंप्लीट हो जाए और लेबर पेन्स ना आए, इसका क्या मतलब होगा? हम आमतौर पे जब डॉक्टर पेशेंट को चेकअप के लिए क्लिनिक पे बुला रहे होते हैं तो 36 वीक्स के बाद एवरी वीक बुलाना शुरू कर देते हैं। उससे पहले 28 वीक्स से ऑनवर्ड्स तो हम 2-2 हफ्ते 15-15 दिन बाद बुला रहे होते हैं, लेकिन आफ्टर 36 वीक्स वीकली। उसका मकसद ही यही होता है कि 37, 38, 39 पे ज़रूर देख लें एक दफ़ा। 40 वीक्स जब कंप्लीट हो जाते हैं तो भी पेशेंट और उनकी फैमिली की एंग्जाइटी में इजाफा हो जाता है कि पता नहीं क्यों नहीं लेबर पेन्स शुरू हुई। हाँ, अलबत्ता ये कि उसके पास हमारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो थोड़ा सा और वेट कर लें, चंद दिन और वेट कर लें, 1 हफ्ता और वेट कर लें, 41 वीक्स भी ठीक है। और दूसरा ये कि लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट है कि उनका चेकअप करते रहें, बेबी की हार्ट बीट ठीक है, मूवमेंट अल्ट्रासाउंड में चेक करते रहें। और दूसरा ये कि ऑफ़र ये है कि हम उनको एडमिट करके मसनूई दर्दें यानी इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट करें। मसनूई दर्दों स्टार्ट करने का जो अमल है, जिसको हम इंडक्शन ऑफ लेबर कहते हैं, आर्टिफिशियल पेन्स, वो भी एक पूरी एक डिफरेंट साइंस है। उसमें लाजमी नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी एक्चुअली अचीव हो जाए, हर एक पेशेंट में वो सक्सेसफुल हो, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस आ जाएं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो देयर आर डिफरेंट डिटेल्स अटैच टू इट। लेकिन इन नटशेल अगर इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं तो भी देयर इज़ अ रिस्क कि पेशेंट सी सेक्शन में एंड अप हो जाए इफ़ इंडक्शन ऑफ लेबर इज़ अनसक्सेसफुल। एवरेज वेट गेन इन 3rd ट्राइमेस्टर, ये आप क्या बताएंगी कि उसको हम ओवर भी ना कंसीडर करें और लेस भी कंसीडर? 3rd ट्राइमेस्टर में एटलीस्ट 2 किलोग्राम एवरेज 2 kg वेट गेन पर मंथ
7वें 8वें एवरेज 2 kg। और इसके अलावा थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत से लोगों को आयरन डेफिशिएंसी लड़कियों को सुनने में मिलता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन कम होने के बहुत ज़्यादा आजकल आप कह लें कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग कि इनका HP लेवल कम है, तो वी विल गो टू द सी सेक्शन और ये कॉम्प्लिकेशंस हो गई और ऐसे। इसके लिए आप ऐसा क्या सजेस्ट करेंगी कि लड़कियां अपने थर्ड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट से इसको कंट्रोल करना शुरू करें ताकि एट द एंड डिलीवरी टाइम कोई मसला ना हो? जी, उसमें डेफिनेटली पहली तो बात यही कि बुकिंग विजिट पे ही SCBC चेक करवा लें। हीमोग्लोबिन होना चाहिए, हीमोग्लोबिन ऑल द टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 11 ग्राम पर डेसीलीटर या उससे ऊपर हो। अगर कम है तो खाने वाली आयरन की दवाइयाँ, और अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, हम हमल के पहले में 5वें में 7वें महीने में और 9वें महीने में ज़रूर हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। और अगर फिर भी कम है तो आयरन के लिए आयरन की ड्रिप्स लगवाई जाती हैं, और अगर फिर भी कम है तो एक्सट्रीम केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लड़कियों को अवॉइड कैसे करें जो प्रेगनेंसी में एंटर ही होती है, व्हेन दे बिकम प्रेग्नेंट दे आर ऑलरेडी एनीमिक। वो उसकी रीजन तो सिर्फ हमारी फूड और डाइटरी हैबिट्स आर द मेन रीजन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। गोश्त खाना पसंद नहीं करती हैं, रेड मीट में सबसे ज़्यादा आयरन है जो कि मेटाबलाइज होनी है बॉडी में, और उसी ने आयरन स्टोर्स फिल अप करने हैं। हीमोग्लोबिन कम तब होता है जब आयरन स्टोर्स भी ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए कि और एक पूरी प्रेगनेंसी 9 मंथ्स में बॉडी का पूरा आयरन स्टोर ख़त्म हो जाता है। तो कंटिन्यू टेकिंग आयरन सप्लीमेंट इवन। और क्या ये आयरन सप्लीमेंट्स कब से लेना शुरू कर लेनी चाहिए? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के फर्स्ट ओवर होते ही ले लेनी चाहिए, और पहले भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि गैस्ट्राइट तब मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा चल रही होती है, इसलिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ब्रेक्सटन हिक्स, इसको आप एज इटसेल्फ भी एक्सप्लेन करें कि ये आखिर होती क्या है और इसके इफ़ेक्ट्स और इसके क्या इसमें करना चाहिए जो मुनासिब रद्द-ए-अमल हो वो क्या हो। आप पहले सबसे पहले डिफाइन करें व्हाट इज़ द ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो हमारी ख़वातीन उसको आम ज़बान में टाइटनिंग कहती हैं। पेट टाइट हो जाता है हमारा, और इट इज़ पेनलेस, और सिर्फ 15 सेकंड मैक्सिमम के लिए पेट टाइट होता है। Does it occur only in third trimester? यूजुअली, लेकिन हाँ फर्स्ट और सेकंड में भी होता है, लेकिन यूजुअली जो ज़्यादा नोटिसेबल है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में। और ये 15 सेकंड के लिए जो पेट यूट्रस टाइट होती है और फिर रिलैक्स हो जाती है और फिर सॉफ्ट हो जाती है, इट इज़ हार्मलेस। ये यूट्रस की अपनी एक इनहेरेंट नेचुरल प्रॉपर्टी है कि उसने अपना रिहर्सल करनी होती है, अपनी ड्रिल करनी होती है, प्रिपेयरिंग। ख़ास तौर पे जब 9वां महीना हो तो झूठी दर्दें जिसको हम कहते हैं वो एक ड्रिल होती है, वो इसलिए कि यूट्रस अपने आप को तैयार कर रही है पैदाइश की लेबर पेन्स के। ठीक है।